घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है कि वक्त हो चला है रात की रेडियो डायरी का। प्रिय डायरी, आज तुम्हारा जो पन्ना खुल रहा है उस पर लिखे शब्द किसी एक इंसान की कहानी नहीं है। ये उस सवाल की कहानी है जो हम अक्सर पूछना ही भूल जाते हैं, जिसे हम रोज देखते हैं। क्या हम उसे सचमुच जानते भी हैं? नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप सुन रहे हैं रात की रेडियो डायरी। आज जो पन्ना मैं पढ़ रही हूँ वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। ये कई लोगों की यादों से बना है, कई आवाजों से, कई आंखों से, और शायद इसीलिए इसमें एक शहर भी है और एक इंसान भी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा है, कोटा शहर की एक तंग गली। सुबह के 4 बज रहे हैं। अभी सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला। गली के कुत्ते उन्नीदी आंखों से एक परिचित साइकिल को देखते हैं। दूध वाले ने अभी अपनी पहली घंटी भी नहीं बजाई, लेकिन एक पुरानी साइकिल धीरे धीरे उस गली में दाखिल हो रही है। साइकिल के हैंडल पर एक पुरानी टोकरी है, पीछे झाड़ू बंधी है, सिर पर फीकी पड़ चुकी टोपी और पैरों में घिसी हुई चप्पलें। गली का हर दरवाजा उन्हें पहचानता है। लोग उन्हें रामू काका कहते हैं। प्रिय डायरी, कुछ लोग शहर का हिस्सा नहीं होते, वे शहर की आदत बन जाते हैं। रामू काका भी शायद ऐसे ही थे। किसी ने कभी नहीं पूछा कि उनका घर कहाँ है, कौन उनका इंतजार करता है, या शाम को थक कर लौटने पर वो किससे तो बातें करते होंगे। गली के नुक्कड़ पर एक छोटी सी चाय की दुकान है। दुकानदार उन्हें देखते ही बिना पूछे चाय चढ़ा देता है। आ गए काका? रामू काका मुस्कुराकर कहते, हाँ भाई, शहर के जागने से पहले उसका आंगन साफ कर देना चाहिए। चाय वाला हंस देता, आप भी ना। रामू काका चाय के पैसे रखते हैं। चाय वाला कई बार कहता है, अरे रहने दीजिए, लेकिन रामू काका हर बार एक ही बात कहते, मेहनत की कमाई है, इसका हिसाब बराबर रखना चाहिए। थोड़ी देर बाद स्कूल जाने वाले कुछ बच्चे गली से निकलते हैं। उनमें से एक शरारती लड़का अपने दोस्तों से धीरे से कहता है, देख, रामू काका फिर सबसे पहले आ गए। दूसरा हंसते हुए कहता, इनकी छुट्टी भी होती है क्या? तीसरा झाड़ू उठाने का अभिनय करता है और सब खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। रामू काका उनकी तरफ देखते हैं और बस मुस्कुरा देते हैं, कुछ नहीं कहते। प्रिय डायरी, उम्र इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। सबसे बड़ी सीख शायद यही कि हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। दिन चढ़ता है, धूप तेज होती है, लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन रामू काका की चाल नहीं बदलती। वही धैर्य, वही सफाई, वही शांति। नगर निगम के दूसरे कर्मचारी कई बार कहते, काका, अब आपकी उम्र हो गई है, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। रामू काका मुस्कुरा कर जवाब देते, आराम तो कर लेंगे, अभी 2-4 गलियां और मुस्कुरानी बाकी हैं। प्रिय डायरी, इस पन्ने पर यह बात पढ़कर मैं ठहर गई। 2-4 गलियां और मुस्कुरानी बाकी हैं। कितना अजीब है ना? किसी के लिए सफाई नौकरी हो सकती है और किसी के लिए सेवा। प्रिय डायरी, मैं तुम्हारा ये पन्ना आगे पढ़ रही हूँ और जितना पढ़ रही हूँ उतना ही महसूस कर रही हूँ कि किसी इंसान को जानने के लिए उसका परिचय नहीं, उसकी दिनचर्या पढ़नी पड़ती है। डायरी में आगे लिखा है, रामू काका की सुबह 4 बजे शुरू होती थी, लेकिन उनका दिन यहीं खत्म नहीं होता था। शाम को जब शहर की सड़कें धीरे धीरे शांत होने लगती, जब दुकानें बंद होने लगती, जब लोग अपने घरों की ओर लौट रहे होते, तब रामू काका की साइकिल फिर एक दूसरी दिशा में मुड़ जाती। नगर निगम की ड्यूटी पूरी हो चुकी होती, लेकिन उनका दिन अभी पूरा नहीं होता। एक छोटे से होटल के पीछे, जहां अक्सर लोग खाना खाकर जल्दी जल्दी निकल जाते थे, वहीं पीछे बने
बर्तन धोने वाले हिस्से में रात के 9 बजे एक परिचित चेहरा दिखाई देता। हाथों में दस्ताने भी नहीं, सिर्फ पानी, साबुन और लगातार चलते हुए हाथ। होटल का मालिक कई बार कहता, काका अब रहने भी दीजिए, आपकी उम्र आराम करने की है। रामू काका हमेशा मुस्कुरा देते, अभी थोड़ा काम बाकी है बेटा, बस इतना ही। कभी ये नहीं बताते कि कौन सा काम बाकी है। प्रिय डायरी, कुछ लोग अपनी थकान इसलिए छिपा लेते हैं क्योंकि उनके पास एक ऐसा उद्देश्य होता है जो थकान से बड़ा होता है। डायरी में आगे लिखा है, त्योहारों के दिन जब बाकी लोग अतिरिक्त छुट्टी की बात करते, रामू काका अतिरिक्त काम मांगते। दिवाली पर, होली पर, दशहरे पर और जहां भी 2 घंटे की मजदूरी मिल जाए वो मना नहीं करते। लोग समझते बूढ़ा है, शायद पैसों की जरूरत होगी। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं पूछा उन्हें आखिर इतनी जरूरत किस बात की है। गली के चाय वाले रमेश ने एक दिन उनसे पूछ ही लिया, काका बुरा मत मानना, एक बात पूछूं? रामू काका हंस पड़े, पूछ बेटा। इतना काम क्यों करते हो? ना परिवार ना कोई साथ, फिर किसके लिए जुड़ रहे हो? रामू काका कुछ पल चुप रहे, दूर सड़क पर खेलते बच्चों को देखते रहे, फिर बहुत धीरे से बोले, हर कमाई अपने लिए नहीं होती बेटा, बस इतना ही। रमेश ने फिर कभी कुछ नहीं पूछा। प्रिय डायरी, कुछ जवाब पूरी कहानी नहीं बताते, लेकिन इतना जरूर बता देते हैं कि कहानी अभी बाकी है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। उस दिन भी सुबह से बादल छाए थे। रामू काका हमेशा की तरह निकले। लोगों ने कहा, आज रहने दीजिए काका, इतनी बारिश में कौन सफाई करेगा? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बारिश में ही तो शहर को सबसे ज्यादा सफाई की जरूरत होती है। और वे आगे बढ़ गए। शाम तक वे भीगते रहे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात करीब 9 बजे होटल वाले ने देखा, रामू काका आज कुछ ज्यादा ही चुप हैं। उन्होंने पूछा, तबीयत ठीक है? रामू काका ने पहली बार कहा, आज थोड़ा शरीर साथ नहीं दे रहा। होटल वाले ने तुरंत कुर्सी खींच दी, गर्म चाय मंगवाई, लेकिन चाय का कप वैसा ही रखा रह गया। रात और गहरी हो चुकी थी, बारिश अब भी हो रही थी। कुछ साथी उन्हें अस्पताल लेकर निकले, लेकिन कई यात्राएं मंजिल तक पहुंचने से पहले ही पूरी हो जाती हैं। उस रात रामू काका की यात्रा भी पूरी हो गई। प्रिय डायरी, शहर की सुबह तो अगले दिन भी हुई, झाड़ू भी लगी, सड़कें भी साफ हुई, लेकिन एक आदत उस दिन पहली बार शहर से छूट गई। नगर निगम के कर्मचारी उनके छोटे से कमरे तक पहुंचे। सोचा, जो थोड़ा बहुत सामान है उसका हिसाब कर दिया जाए। कमरा खुला, अंदर एक पुरानी चारपाई, 2 जोड़ी कपड़े, स्टील का एक गिलास, एक एल्युमिनियम का डिब्बा और दरवाजे के सहारे टिकाई हुई वही जंग लगी साइकिल जिसे पूरा शहर पहचानता था, लेकिन जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। प्रिय डायरी, कभी कभी किसी इंसान की सबसे बड़ी कहानी उसके जाने के बाद उसके सबसे साधारण सामान के बीच से निकलती है। और शायद अब तुम्हारा अगला पन्ना वही कहानी खोलने वाला है। रात की रेडियो डायरी। प्रिय डायरी, कुछ लोग अपने पीछे बहुत बड़ी विरासत छोड़ जाते हैं, लेकिन वो विरासत जमीन, मकान या बैंक खाते में नहीं मिलती। वो मिलती है उन चीज़ों में जिन्हें दुनिया अक्सर बेकार समझकर किनारे रख देती है। रामू काका के कमरे में मौजूद कर्मचारियों ने एक एक सामान समेटना शुरू किया। एक बोरी में कपड़े रख दिए गए, पुरानी चारपाई अलग कर दी गई,
किसी ने कहा, इनका कोई अपना तो है नहीं, जो भी है निगम के रिकॉर्ड में दर्ज करके निपटा देते हैं। सभी ने सहमति में सिर हिला दिया। तभी सबसे युवा कर्मचारी संदीप साइकिल के पास गया। उसने साइकिल उठानी चाहिए, लेकिन उसे लगा टोकरी कुछ ज्यादा ही भारी है। उसने आवाज दी, जरा इधर आइए, इसमें कुछ रखा है। सभी उधर आ गए। पुरानी लोहे की टोकरी में एक कपड़े का थैला था। थैले के भीतर एक छोटा सा लोहे का डिब्बा। डिब्बे पर पुराना ताला लगा था। जंग इतना था कि लगता था जैसे बरसों से खुला ही नहीं। एक कर्मचारी बोला, शायद कुछ पैसे होंगे। दूसरा मुस्कुराया, या पुराने कागज। किसी ने हथौड़ा मंगवाया। ताला टूटा, डिब्बा धीरे धीरे खुला और कमरे में खड़े सभी लोग एकदम चुप हो गए। प्रिय डायरी, अजीब बात है, कभी कभी सन्नाटा 1000 शब्दों से ज्यादा बोलता है। डिब्बे के अंदर न सोना था, न चांदी, न नोटों की गड्डियां। ऊपर करीनी से बंधी हुई थी पुरानी स्कूल फीस की रसीदें। हर रसीद पर किसी अलग बच्चे का नाम, कहीं तीसरी कक्षा, कहीं 8वीं, कहीं 12वीं। कुछ रसीदों के साथ छोटी छोटी पासपोर्ट साइज तस्वीरें भी रखी थी। संदीप ने हैरानी से कहा, ये सब क्या है? किसी के पास जवाब नहीं था। रसीदों के नीचे एक मोटी डायरी रखी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। किनारों पर समय की धूल साफ दिखाई देती थी। पहले पन्ने पर बहुत साफ अक्षरों में लिखा था, अगर ये डायरी किसी और के हाथ में पहुंची है तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मेरी एक विनती है, कृपया इस डायरी में लिखे नामों तक ये खबर पहुंचा दीजिए। नीचे एक सूची शुरू होती है, 1, 2, 10, 20, 30, आखिर तक 63 नाम। हर नाम के आगे एक शहर और एक पुराना संपर्क। कमरे में मौजूद लोग अब समझ चुके थे, ये कोई साधारण डायरी नहीं है। संदीप ने धीरे से पन्ना पलटा। उस पर तारीख थी 18 जुलाई 2001 और उसके नीचे सिर्फ एक पंक्ति, आज मेरी गुड़िया चली गई। कमरे में किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पन्ना पलटने की आवाज सुनाई दे रही थी। अगले पन्ने पर लिखा था, मेरी बेटी पढ़ना चाहती थी, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं हर बार उससे कहता था अगले महीने फीस भर दूंगा, लेकिन वो अगला महीना कभी आया ही नहीं। प्रिय डायरी, यहां पढ़ते पढ़ते दिल ठहर गया है, आंखें नम, क्योंकि एक पिता की हार शब्दों में नहीं समाती। डायरी में आगे लिखा था, मैं गरीब था, लेकिन मेरी बेटी के सपने गरीब नहीं थे। उसके सपनों की कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी मजबूरी की थी। और फिर एक वाक्य जिसने शायद रामू काका की पूरी जिंदगी बदल दी। जिस दिन मैंने अपनी गुड़िया को खोया, उस दिन मैंने तय किया कि अगर मेरी बेटी नहीं पढ़ सकी तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी और की बेटी या बेटा सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अपने सपने न खोएं। प्रिय डायरी, यहीं से एक सफाई कर्मी की नौकरी उसका जीवन यापन भर नहीं रही, वो उसके लिए किसी और के सपने की कमाई बन गई। प्रिय डायरी, मैंने तुम्हारा अगला पन्ना खोला और ऐसा लगा जैसे अब रामू काका खुद हमसे बात करने लगे हों। डायरी में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी कहानी मेरी नहीं है, उन बच्चों की है जिन्होंने मुझे जिंदा रखा। उन्होंने आगे लिखा, गुड़िया के जाने के बाद कई महीनों तक मैं हर रात रोता था। मुझे लगता था कि मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया।
मेरी बच्ची डॉक्टर बनना चाहती थी और मैं उसकी फीस तक नहीं जुटा पाया। प्रिय डायरी, दुनिया में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, बस इंसान उन्हें अपने भीतर जगह देना सीख जाता है। डायरी के अगले पन्ने पर तारीख बदली हुई थी। रामू काका ने लिखा था, आज नगर निगम से तनख्वाह मिली। पहली बार जेब में पूरे पैसे थे, लेकिन घर में गुड़िया नहीं थी। मैं बाजार से लौट रहा था, तभी एक सरकारी स्कूल के बाहर एक बच्ची अपने पिता से कह रही थी, बाबा, मास्टर जी कह रहे हैं कि कल तक फीस नहीं जमा हुई तो मेरा नाम कट जाएगा। रामू काका लिखते हैं, मैं कुछ दूर निकल गया था, लेकिन पता नहीं क्यों गुड़िया की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं वापस लौटा। उन्होंने उस बच्ची के पिता से कुछ नहीं पूछा, बस स्कूल के दफ्तर में गए और चुपचाप फीस जमा कर दी। जब क्लर्क ने नाम पूछा तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, नाम लिखना ज़रूरी है क्या? क्लर्क बोला, रसीद पर तो लिखना पड़ेगा। रामू काका ने कहा, तो लिख दीजिए, एक शुभचिंतक। प्रिय डायरी, यही वो दिन था जब एक पिता का दुख किसी दूसरे बच्चे की उम्मीद बन गया। डायरी में आगे लिखा था, उस दिन घर आकर मैंने बहुत दिनों बाद चैन की नींद सोई। ऐसा लगा जैसे गुड़िया ने पहली बार मुझे माफ़ किया हो। उसके बाद ये सिलसिला रुकने वाला नहीं था। रामू काका लिखते हैं, मैंने तय कर लिया था कि हर महीने चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कम से कम एक बच्चे की पढ़ाई में ज़रूर मदद करूँगा। इसलिए सुबह सफाई, शाम को होटल, त्योहारों पर अतिरिक्त काम, कभी गोदाम में बोरे उतारना, कभी मंडी में रात भर ट्रक खाली करना। लोग समझते थे बूढ़ा आदमी पैसे का लालची है, लेकिन उन्हें क्या पता था वो पैसा उनकी जेब में नहीं, किसी बच्चे के बस्ते में जा रहा था। प्रिय डायरी, कभी कभी इंसान अपने लिए कम कमाता है, दूसरे के लिए ज़्यादा, और ऐसे लोग अपने बैंक खाते से नहीं, दूसरों की दुआओं से अमीर बनते हैं। धीरे धीरे शहर के कुछ स्कूलों के प्रिंसिपल उन्हें पहचानने लगे, लेकिन एक बात हर जगह एक जैसी थी, रामू काका की एक शर्त, बच्चे को कभी मत बताइएगा कि फीस किसने भरी है। उसे बस इतना कह दीजिए कि दुनिया में कोई है जिसे उसके सपनों पर भरोसा है। एक प्रिंसिपल ने एक दिन मुस्कुरा कर पूछा, काका, आप आखिर अपना नाम क्यों नहीं बताते? रामू काका ने जवाब दिया, नाम बता दूंगा तो बच्चा मेरा एहसान मानेगा। मैं चाहता हूं कि वो अपनी मेहनत पर भरोसा करे। प्रिय डायरी, मैंने ये पंक्ति आप तक पहुंचाने से पहले कई बार पढ़ी, फिर डायरी बंद करके कुछ पल चुपचाप बैठी रही, क्योंकि किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ा देना आसान है, लेकिन उसकी गरिमा बचाकर आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल। प्रिय डायरी, डायरी का अगला पन्ना रामू काका ने नहीं लिखा था। शायद अब कहानी लिखने की बारी समय की थी। डायरी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने एक एक नाम खोजना शुरू किया। कोई पता पुराना हो चुका था, कोई शहर बदल चुका था, कोई विदेश में नौकरी कर रहा था, किसी का मोबाइल नंबर बंद था, लेकिन डायरी में लिखे हर नाम तक पहुंचने की कोशिश जारी थी। कई सप्ताह लगे, फिर एक दिन सूची में लिखे 63 में से लगभग सभी लोगों तक खबर पहुंच गई। पत्र में सिर्फ इतना लिखा था, जिस व्यक्ति ने कभी आपकी पढ़ाई में चुपचाप मदद की थी, उनसे जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात के लिए आपका आना आवश्यक है। किसी को समझ नहीं आया कौन, कब, कैसे। कई लोगों ने सोचा शायद स्कूल का कोई पुराना कार्यक्रम होगा। निर्धारित दिन जिला सभागार लोगों से भर चुका था। मंच पर फूलों से सजी कोई बड़ी हस्ती नहीं, बस एक साधारण सी तस्वीर, धुली हुई सफेद कमीज, वही पुरानी टोपी, चेहरे पर वही शांत मुस्कान, रामू काका। सभागार में बैठे लोग
एक दूसरे को देख रहे थे। कोई किसी को नहीं जानता था। एक डॉक्टर, एक महिला पुलिस अधिकारी, एक प्रोफेसर, एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक, एक पायलट, एक नर्स, एक इंजीनियर, सब अलग अलग शहरों से आए थे, लेकिन उन्हें जोड़ने वाला धागा अभी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। जिलाधिकारी मंच पर आए। उन्होंने रामू काका की डायरी हाथ में उठाई और बोले, आज हम किसी बड़े उद्योगपति का सम्मान करने नहीं जुटे हैं। आज हम उस इंसान को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी ये कोशिश की कि किसी बच्चे की पढ़ाई सिर्फ पैसों की कमी से ना रुके। सभागार में सन्नाटा था। फिर डायरी का पहला पन्ना पढ़ा गया। गुड़िया की कहानी, उसकी अधूरी पढ़ाई, एक पिता की असहायता और वो संकल्प कि अब कोई और बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से अपने सपने नहीं खोएगा। प्रिय डायरी, मैं सोच रही थी कितना अजीब है, जिस आदमी को शहर ने सिर्फ झाड़ू उठाते देखा, उस आदमी ने कितने बच्चों के हाथों में किताबें रख दी। तभी सभागार की तीसरी पंक्ति में बैठी एक महिला धीरे धीरे खड़ी हुई। वो डॉक्टर थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, क्या वही व्यक्ति थे जिनकी वजह से 8वीं कक्षा में मेरी फीस जमा हुई थी? प्रिंसिपल ने बस इतना कहा था कि किसी शुभचिंतक ने फीस भर दी है। जिलाधिकारी ने सिर झुका दिया। हाँ। महिला डॉक्टर वहीं बैठ गई, दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। कुछ सीटों के बाद एक पुलिस अधिकारी उठे। उन्होंने कहा, मेरे पिता रिक्शा चलाते थे। 10वीं के बाद मेरी पढ़ाई छूटने वाली थी। एक दिन स्कूल ने कहा कि फीस जमा हो गई है। आज इतने वर्षों बाद पता चल रहा है कि वो कौन थे। उनकी आवाज भर्रा गई। फिर एक शिक्षक बोले, मैं आज सैकड़ों बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाने वाले का नाम आज पता चला है। प्रिय डायरी, अब सभागार में कोई अपनी पहचान से नहीं रो रहा था। सब एक ऐसे इंसान के लिए रो रहे थे जिसने कभी उनसे धन्यवाद तक नहीं मांगा। सॉन्ग, तू प्यार का सागर है। प्रिय डायरी, कभी कभी किसी इंसान की पूरी जिंदगी एक खत में समा जाती है, और आज तुम्हारे इस पन्ने पर एक ऐसा ही खत रखा हुआ है। जिलाधिकारी ने मेज पर रखा वो सील बंद लिफाफा उठाया। उस पर साफ साफ लिखा था, इसे तभी खोलना जब मेरे सभी बच्चे एक साथ बैठे। सभागार में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। शायद उन्हें समझ में आने लगा था कि रामू काका ने उन्हें बच्चे क्यों कहा। लिफाफा खोला गया। पुराना कागज, हल्की सी कांपती लिखावट, लेकिन हर शब्द सीधे दिल तक पहुंचने वाला। जिलाधिकारी पढ़ने लगे, मेरे प्यारे बच्चों, बस इतना सुनना था कि पूरे सभागार में जैसे समय ठहर गया। पत्र में लिखा था, जब तुम ये पत्र सुन रहे होगे तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। दुख तो उस दिन भी नहीं रहा था जिस दिन मैंने ये तय कर लिया था कि अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं रहेगी। मेरी एक बेटी थी, मेरी गुड़िया। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे, लेकिन मेरी जेब बहुत छोटी थी। मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। एक पिता होने का जो दर्द होता है, उसे शब्दों में लिखना आसान नहीं होता। सभागार में सन्नाटा था। कई लोग सिर झुकाए बैठे थे, कई लोग अपनी आंखें पोंछ रहे थे। पत्र आगे था। गुड़िया के जाने के बाद मैं हर उस बच्चे में उसे ढूंढने लगा जिसकी पढ़ाई सिर्फ पैसों की वजह से रुक रही थी। जब भी किसी स्कूल की फीस भरता था, मुझे लगता था कि कहीं न कहीं मेरी गुड़िया मुस्कुरा रही होगी। तुम में से किसी ने मुझे नहीं देखा, ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर तुम मुझे जानते तो शायद पढ़ाई से ज़्यादा मेरा एहसान याद रखते, और मैं चाहता था कि तुम अपने सपनों को याद रखो, मुझे नहीं। प्रिय डायरी,
मैंने देखा अब सभागार में बैठे लगभग हर चेहरे पर आंसू थे, लेकिन अभी रामू काका की सबसे बड़ी बात बाकी थी। पत्र आगे पढ़ा गया। अगर तुम सचमुच मुझे धन्यवाद कहना चाहते हो तो मेरी तस्वीर पर फूल मत चढ़ाना, मेरे नाम का कोई बड़ा स्मारक मत बनवाना, मेरे लिए 2 मिनट का मौन भी मत रखना। कुछ लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। जिलाधिकारी ने अगली पंक्ति पढ़ी। बस हर साल एक ऐसे बच्चे की पढ़ाई का हाथ पकड़ लेना जो फीस के अभाव में अपना सपना छोड़ने वाला हो। उस दिन मुझे लगेगा मेरी गुड़िया अब अकेली नहीं है। अब सभागार में बैठा कोई भी व्यक्ति अपने आंसू रोक नहीं पाया, और शायद आज की ये रेडियो डायरी आप तक पहुंचाते पहुंचाते मैं भी। पत्र का आखिरी हिस्सा सबसे शांत था। याद रखना, इंसान की कमाई उसकी जेब से नहीं मापी जाती, उसकी कमाई उन जिंदगियों से मापी जाती है जिन्हें वो बेहतर बना गया। अगर कभी लोग मेरा नाम भूल जाएं तो कोई अफसोस मत करना। बस इतना करना कि किसी बच्चे की कॉपी के पहले पन्ने पर उसका नाम लिखते समय उसके सपनों पर कभी गरीबी की मुहर मत लगने देना। पत्र यहीं समाप्त हो गया, लेकिन रामू काका की कहानी नहीं। उस दिन सभागार में कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा गया, किसी ने भाषण नहीं दिया। बस एक डॉक्टर सबसे पहले खड़ी हुई। उन्होंने कहा, अगले शैक्षणिक सत्र से मैं 10 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगी। उनके बैठते ही एक पुलिस अधिकारी बोले, मैं भी। फिर एक शिक्षक, एक वैज्ञानिक, एक इंजीनियर, एक पायलट। कुछ ही मिनटों में 63 लोगों ने मिलकर तय किया कि ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा। उस दिन एक शिक्षा सहायता कोष बनाने का निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य केवल एक था, किसी बच्चे का सपना फीस के कारण अधूरा नहीं रहेगा। प्रिय डायरी, साल बीतते गए, नई पीढ़ियां आती रही। एक दिन एक छोटी सी बच्ची स्कूल की नई किताबें लेकर मुस्कुरा रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी फीस भरने वाले ट्रस्ट की प्रेरणा एक सफाई कर्मी था। उसे ये भी नहीं पता था कि कहीं एक डायरी में उस जैसे न जाने कितनी मुस्कानों का हिसाब लिखा हुआ है। और शायद यही किसी इंसान की सबसे बड़ी सफलता होती है। उसका नाम नहीं, उसका कर्म जिंदा रहता है। प्रिय डायरी, आज तुम्हारा ये पन्ना बंद करते हुए मन में सिर्फ एक बात रह जाती है। हम अक्सर लोगों की पहचान उनके कपड़ों, उनकी नौकरी या उनकी हैसियत से कर लेते हैं, लेकिन कई बार सबसे साधारण दिखाई देने वाले लोग दूसरों की जिंदगी में सबसे असाधारण रोशनी छोड़ जाते हैं। और अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आपने बरसों से अपने मन में संभाल कर रखा है, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा पछतावा, कोई ऐसी जीत या कोई ऐसा सपना जिसे आप दुनिया से नहीं लेकिन अपनी डायरी से कहना चाहते हैं, तो उसे हमें लिख भेजिए। आपकी पहचान, आपका विश्वास दोनों सुरक्षित रहेंगे। क्या पता आपकी डायरी का कोई पन्ना किसी अनजान श्रोता की जिंदगी बदल दे। मैं हूँ शालिनी, फिर मिलूंगी रात की रेडियो डायरी के एक और पन्ने के साथ। शुभ रात्रि। रात की रेडियो डायरी। रात की रेडियो डायरी। रात की रेडियो।